हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप देखोगे दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी की लहर शुरू हुई है, हर जगह आज हम कहते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इवन कि जहाँ डेमोक्रेसी है उसको हम और मैच्योर करने की बात करते हैं। हर जगह लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की जो बातें आजकल चलती हैं, उन सब की शुरुआत जो है इसी रेवोल्यूशन से होती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम 19th सेंचुरी के यूरोप को समझना चाहते हैं। ठीक है, शुरुआत तो बहुत पीछे से होती है, 1789 का ये रेवोल्यूशन है। लेकिन अगर हम जो यूरोपियन डेवलपमेंट है और ख़ासकर जो राजशाही से लोकतंत्र की परंपरा जो शुरू हुई है और आज जो पूरी दुनिया को हम डेमोक्रेटिक सेटअप में देखते हैं, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होती है। हालांकि उसके पहले इंग्लैंड में भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आ चुकी थी, अमेरिका में भी जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो चुका था, बट मास लेवल पर जो दुनिया पर जिसने गहरा असर डाला था वो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था। तो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में ऐसी क्या कंडीशन थी कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ और फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले इसको जो है वर्ल्ड मैप पे देख लें, क्योंकि जब तक हम उस जगह को समझेंगे नहीं तब तक आगे कहानी बढ़ नहीं सकते। अगेन जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से भी जो है यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्ल्ड मैप पे इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसके लिए हम यूरोप मैप पे आप देख लिए एक बार। वर्ल्ड मैप पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में जो मिलता है वो वर्ल्ड मैप मिलता है, बहुत बार यूरोप का मैप नहीं मिलता। तो आपको जो है वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन दिख गई। एक बार जो है और जूम करके पास से जो है यूरोप में इसकी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्रांस की लोकेशन है। ठीक ऊपर जो है ये ब्रिटेन का इलाका हो गया और ये हो गया फ्रांस का इलाका। ठीक बगल में जर्मनी है और इधर स्पेन, और नीचे की ओर जो है ये इटली का इलाका है। ठीक है, ये हमारा काम है, ये हमारा फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस हो गया। तो एग्ज़ाम में गड़बड़ मत कीजिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की ओर। तो जो डेट है जहाँ से शुरू होता है, ये डेट है 14 जुलाई 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789। होता क्या है कि पूरे जो पेरिस शहर में अजीब सी उथल पुथल मची हुई है, लोग एकदम से परेशान हैं, एकदम भगदड़ मची हुई है। और जो है इस बात की संभावना कही जा रही है कि शायद जो है जो राजा है उसने फ़ौज को ऑर्डर दे दिया है कि आप जो है सारे लोगों को पकड़, चूँकि विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग शहर में इधर उधर घूम रहे हैं, तो इन सब सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राजा ने फ़ौज को गोली मारने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऐसी बातें कही जा रही थी, हर ओर अफवाहें हैं। लोग नाराज़ होते हैं और नाराज़ हो कर के वो खोजना शुरू करते हैं। लगभग 7,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और खोजना शुरू करते हैं कि उनको वेपन कहाँ से मिलेगा। फाइनली शहर का एक इलाका था बास्ताइल। ठीक है, वहाँ पर एक शानदार सा फोर्ट था जिसके अंदर जो भी राजनीतिक कैदी होते थे, जो भी राजा जिनको सबसे खतरनाक मानता था, उन सारे कैदियों को इस बास्ताइल जेल में ला कर के इकट्ठा करता था। अगेन यहाँ पर बहुत सारे वेपन होते थे। तो ये जो भीड़ थी जिसने एक मिलिशिया का रूप ले लिया था, एक अपने आप में एक प्राइवेट आर्मी कह सकते हो, उसका रूप ले लिया था, वो हथियारों की खोज में भागती है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि राजा ने सही था या अफवाहें थी, किसी को नहीं पता। तो वो भाग करके जब बास्ताइल फोर्ट की ओर आती है और आ करके इस फोर्ट पर अटैक करती है। फाइनली इसके कमांडर से अंदर से फोर्ट के अंदर सैनिकों से लड़ाई होती है, कमांडर मारा जाता है। मारने के बाद यहाँ जितना वेपन था वो सारा लूट लिया गया और जो यहाँ कैदी थे उन सबको फ्री कर दिया गया। ऐसे जो है सिर्फ 7 ही कैदी थे क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे तो ज़्यादा संख्या थी नहीं। लेकिन इस बास्ताइल जेल पर कब्जा करना अपने आप में एक बहुत बड़े इंसिडेंट का सूचक था। वजह क्या है कि एक राजा की ताकत क्या होती है, उसका फोर्ट, उसकी सेना। यहाँ क्या हो रहा है कि जो जनता है उसने राजा के फोर्ट पर कब्जा किया और उसके सैनिकों को मार डाला। अगेन जो बास्ताइल फोर्ट है ये बहुत ही बदनाम जो है किला था और राजा के जो है पावर का जो है प्रतीक था। ठीक है, राजा की जो एब्सोल्यूट डिस्पोटिक पावर का यह सिंबल था और इसी कारण लोग इसको सबसे ज़्यादा घृणा करते थे। और फाइनली जब लोगों ने इसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, तो एक तरह से यह खुलेआम राजा के खिलाफ विद्रोह का ऐलान था। आखिर ऐसा क्या हुआ था यार? कुछ तो बात रही होगी कि हज़ारों की संख्या में लोग जो है सड़क पर उतरते हैं
राजा को गोली चलाने का ऑर्डर देना पड़ता है और लोग जो है इस हद तक नाराज़ हैं कि वो जा कर के जो है राजा के फोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ से वेपन उठा करके ले आते हैं। ठीक है, तो आखिर क्या कुछ हुआ था, क्या बैकग्राउंड में चल रहा था, तो यही सब जानने के लिए हम चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही पिक्चर है कि किस तरह से जो है वो थोड़ा सा कलरफुल पिक्चर था, ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है कि किस तरह से पीपल्स मिलिशिया ने प्राइवेट आर्मी कह सकते हो, उन्होंने जो है फोर्ट को ध्वस्त करके उस पर कब्जा किया। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, जिस समय विद्रोह हुआ उस समय फ्रेंच सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, तो 1774, ठीक है, ये वो पीरियड था जब लुइस 16 जो है बुरबन फैमिली का वो राजा बनता है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ जैसे भारत में मुग़ल एम्पायर था तो वहाँ पर बुरबो डायनेस्टी जो है रूल कर रही है। ठीक है, तो बुरबो की कहानी हो गई। जो राजा है वो उसका नाम है लुइस 16। अब ये क्या कहानी है, आप समझ में नहीं आता। यूरोप में क्या है कि जो राजाओं के जो नाम मिलते हैं ना, ये राजा के नाम से ज़्यादा एक तरह का टाइटल होता था। ठीक है, अब जैसे पहला राजा लुई 1, उसका बेटा जो है जब राजा बना तो उसने टाइटल रखा लुई 2, फिर तीसरा राजा बना उसने नाम रखा लुई 13। तो ऐसे ऐसे करते करते जो है कुल 16 राजा अब तक हो चुके थे जिनका नाम लुई था। ऐसे ही है, इंग्लैंड में जाओगे तो हेनरी 1 2 3 4 मिलेगा। तो इस तरह से सेम नाम वाले जो है कई सारे राजा हुए हैं। तो ये जो है जिस राजा की बात हो रही है, जिसके पीरियड में ये रेवोल्यूशन हुआ, वो लुइस 16 था, 16वें नंबर का लुई था, जो कि राजा कब बनता है तो 1774 में वो फ्रांस का राजा बनता है। मात्र 20 साल का लड़का है, सीधी सी बात है, बहुत यंग है। और उसकी शादी जो है बगल में ही एक छोटा सा एक जो है राज्य था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना, ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है। तो ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी मैरी एंटोइन। ठीक है, तो जो है इनसे इनकी शादी होती है। दोनों बेहद खर्चीले थे और यंग थे, तो किसी की बात सुनते भी नहीं थे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इनका नेचर भी जो है, यंग लड़के जो होते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं। तो 20 साल की उम्र में राजा बन जाता है और जो है रूल करने की पावर आ जाती है। जिस समय वो जो है पावर में आता है उस समय तक जो फ्रांस का खजाना था वो एकदम से खाली था, खजाने में पैसा था ही नहीं। क्या वजह थी? था क्या कि फ्रांस लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन, जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चलती रहती है हमेशा, हर दिन 2 गोली इधर से चलती है, 2 गोली उधर से चलती है। तो काफ़ी हद तक फ्रांस और ब्रिटेन की कहानी ऐसी ही थी, हमेशा ये सब आपस में लड़ते रहते थे। और फ्रांस जो है आप देखोगे क्योंकि जो है ये यूरोप से के मेन लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फ्रांस के लोग जो है आसपास के इलाकों में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेयर करते रहते थे। तो इसलिए फ्रांस की लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। इसका असर ये हुआ कि फ्रांस का खजाना पहले से ही बहुत खाली था, नंबर 1 थी। सेकंड थिंग क्या था कि जो फ्रांस है दुनिया भर के लिए फैशन कैपिटल था। तो इस कारण फ्रांस के चाहे राजा हों या एलीट क्लास हो, शानदार चीज़ों पे खूब पैसे खर्च करता है। और आज भी देखोगे ना, दुनिया की फ़ैशन की जो कैपिटल है वो पेरिस को ही कहते हैं। आज भी जो सबसे शानदार जो है फैशन परेड होती है, ग्लैमरस नई चीज़ें आती हैं, कपड़ों के नए डिज़ाइंस आती हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो पेरिस से ही डिज़ाइन होकर के आते हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ जो बड़े ब्रांड्स हैं वो वहीं से आते हैं। तो इन सब चीज़ों से इसकी वजह ये थी कि फ्रांस के जो राजा लोग थे खूब पैसा खर्च करते थे। तो सीधी सी बात है, जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो खजाना तो खाली ही होगा। इसी तरह से वर्साइल पैलेस, वर्साइल एक शहर है, वहाँ पर उन्होंने बहुत शानदार पैलेस बनाया और ये पैलेस भी उनका बहुत फेमस रहा है। और आज भी दुनिया के कुछ सबसे भव्य पैलेस में से एक जो है वर्साइल पैलेस कहा जाता है। यहीं पर एक इंडियन बिजनेसमैन रहे हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील टाई, दुनिया के सबसे बड़े स्टील किंग माने जाते हैं। उनकी बेटी की शादी भी यहीं हुई थी। ठीक है, तो एक तो इनका उस पैलेस को बनाने में भी बहुत सारा खर्चा हो गया था, जिसके कारण खजाना खाली था। ठीक है, इसी बीच जैसा कि बताया था इंग्लैंड और फ्रांस में झगड़ा चलता था। तो होता क्या है, इसी बीच अमेरिकन सिविल वार शुरू हो जाती है। अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी जिन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी कि हमको आज़ाद होना है। तो फ्रांस को मौका मिल गया, उन्होंने क्या किया, इमीडिएट जो है अमेरिका को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, और उस चक्कर में जो फ्रेंच सैनिक थे ये अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन को बहुत हेल्प की और अमेरिका में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करा दी। अब
इसका क्या फ़ायदा नुकसान होता है? इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये था कि एक तो आपका खजाना है खाली, खाने पीने को आपके पास खुद के पैसे नहीं है। दूसरा, दूसरे की लड़ाई में आप टांग अड़ाने पहुँच गए, वो भी घर के पास नहीं, हज़ारों किलोमीटर दूर जा कर के अमेरिका में आप पहुँचे। उस चक्कर में इन पर 2 बिलियन जो है लीवर्स का लोन और बढ़ गया। जो लीवर है ये इनकी जो है करेंसी का नाम है, ठीक है। तो 2 बिलियन जो है लीवर का जो है डेप्ट और ज़्यादा बढ़ गया। एक और चीज़ थी, ये जो फ्रेंच सैनिक हैं ये जो है अमेरिका जा रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए। याद रखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने ही गिफ्ट किया था। जो अमेरिका का जो आइकॉन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो जो है फ्रांस ने ही गिफ्ट किया हुआ। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखने की बात है। तो अब जो फ्रेंच सैनिक वहाँ गए, उन्होंने ये देखा कि साहब हम दूसरे देश में तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे देश का हाल ये है कि हमारे देश में एक ऐसा राजा रूल कर रहा है जो कि जनता की बात ही नहीं सुनता। तो ये चीज़ जो है वो सैनिक जब वापस आते हैं तो अपने लोगों को बताते हैं कि देखिए साहब, हमारा राजा मनमानी करता है, सुनता नहीं है। और दूसरी ओर अमेरिका में जो लोग हैं उन्होंने विद्रोह करके देश में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी है, जहाँ पर लीडर्स वो काम करते हैं जो जनता की भलाई के लिए है। तो ये चीज़ जो है लोगों को मोटिवेट करती है कि फ्रांस में भी उन्हें कुछ चेंज लाना चाहिए, ठीक। इसके बाद फ्रांस की कंडीशन क्या थी? जो उनके रेगुलर खर्चे थे, आर्मी मेंटेन करना है, कोर्ट चलाना है, गवर्नमेंट ऑफिसेज चलाना है, यूनिवर्सिटी चलानी है, तो उन सब के लिए तक पैसे नहीं बचे। हालत ये होती थी कि हर बार उनको कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज लेकर के ही उनकी पूरी सरकार चल रही थी। और जो फ्रेंच का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो टैक्स सिस्टम था, वो भी गड़बड़ था। सिस्टम उनका ये था, पहले खर्चा कर दो फिर सोचो कि पैसा कहाँ से आएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो है 30 तारीख को हमारी सैलरी कितनी आई, ठीक है साहब, हमारी सैलरी जो है 1 लाख रुपए आई, तो ठीक है हम 80,000 रुपये खर्च करेंगे, 20,000 सेव करेंगे। हमारी सैलरी 20,000 आई तो ठीक है 15,000 खर्च करेंगे, जो है 5,000 सेव करेंगे। फ्रांस की कहानी उल्टी थी, वो पहले खर्चा करते थे कि पहले जो हाँ साहब इस साल जो है 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, अब क्या किया जाए, अब फिर सोचने बैठते थे कि ये पैसा कहाँ से लाया जाए, कहाँ टैक्स बढ़ाया जाए। तो ये उनका सिस्टम था जो कि महावाहियात सिस्टम था। यू कैन इमेजिन कि खर्चा पहले कर दो फिर सोचो कि पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। अगेन जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबैलिटी और कॉमन मैन, ठीक। क्लर्जी, ठीक है, चर्च के पादरी लोग। सेकंड स्टेट नोबैलिटी मीन्स ऑफिसर लोग। और तीसरा जो है कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का भी एक बड़ा क्लास था। इसमें एक मिडिल क्लास था, ठीक है, ये मिडिल क्लास है जिसमें बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। उसके बाद पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हैं और फाइनली स्मॉल वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं। तो फ्रांस का सिस्टम इतना गंदा था कि ये जो 2 क्लास है इनके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लगभग 60 to 80% प्रॉपर्टी जो है इन्हीं दोनों क्लास के पास है। लेकिन इन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना था। और दूसरी ओर ये सोसाइटी जिसमें जो है मेजर पोर्शन बहुत गरीब था, थोड़ा सा हिस्सा जो है रिच था, और इनको ही 100% टैक्स भरना था। तो सोच सकते हो जिनके पास पैसा है उनसे आप टैक्स वसूल नहीं रहे, सबसे ज़्यादा पैसा है क्लर्जी और नोबैलिटी, उनसे आप टैक्स वसूल नहीं रहे हो, और जिनके पास जो है पैसा नहीं है उनसे आप सबसे ज़्यादा टैक्स मांग रहे हो। ये क्लास कंपैरेटिवली स्टार्टिंग में बहुत छोटा था, बाद में धीरे धीरे ग्रो किया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो ये इनके सिस्टम में एक और बड़ी खराबी थी। तो यही जो है एक बार फिर से जो है इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं पॉइंट वाइज कि फ्रेंच सोसाइटी के कंटेम्प्रेरी कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहली चीज़, राजा को जो खजाना एकदम खाली मिला था। अमेरिकन सिविल वार में पार्टिसिपेट किए, कंडीशन और ख़राब हो गई। राजा और उसकी वाइफ बेपनाह पैसा बर्बाद करते थे लग्जरी आइटम्स पे, इसलिए खजाना और ख़राब हुआ। सरकार पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे थे, मतलब 1 करोड़ रुपये कर्ज ले लिया, वो चुका नहीं पाए, उसका ब्याज पेमेंट करना था, उस चक्कर में यह और कर्ज ले लेते थे। बजट पॉलिसी में गड़बड़ी थी, पहले खर्चा करो फिर सोचो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। और जो टैक्स का सिस्टम था कि सिर्फ जो है 3rd स्टेट जो सबसे लोअर क्लास था उनको टैक्स भरना था, जो रिच क्लास था वो टैक्स नहीं भर रहे थे। तो ये जो है उनके कंटेम्प्रेरी फ्रांस की कंडीशन थी। एट द सेम टाइम आपसे अगर ये पूछा जाए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या रीज़न थे तो आपको यही लिखना है, ठीक। फ्रांस की 90% आबादी जो है वो किसान थी, लेकिन
इनके पास कुछ बहुत ज़्यादा लैंड नहीं थे, जो लैंड बहुत छोटे छोटे होते थे। 60% जो है लैंड जो है वो रिच एलिट क्लास के पास था, जो नोबेल्स थे से उनके पास 60% ज़मीनें थी, लेकिन वो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देते थे। नोबल चर्च, ये दोनों जो है नोबेल ऑफिसर्स, चर्च प्रिस्टली क्लास, ये दोनों जो है 1 रुपए का चर्च जो है टैक्स नहीं देते थे। इवन कि ये जो क्लर्जी और नोबेलिटी, ये जो है उल्टा जो है टैक्स वसूलते थे। जो कॉमन लोग थे उनसे तरह तरह के टैक्स वसूलते थे। इनको बहुत सारे प्रिविलेज मिले थे जो बाई बर्थ थे। मीन्स अगर आप एक ऑफिसर हो तो ऐसा नहीं था कि ऑफिसर अपनी क्वालिटी से लोग बन रहे थे। अगर आप एक आर्मी कमांडर हो तो उसका बेटा जो है बाई डिफ़ॉल्ट आर्मी कमांडर बन जाता था, ठीक है। तो बाई बर्थ जो है उनको बहुत सारे प्रिविलेज, स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली थी कि आपको टैक्स नहीं देना, बाकी लोग जाएंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके यहाँ फ्री में काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको जो है मिलती थी बाई बेनिफिट, ठीक है। इस कारण जो कॉमन लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। क्या क्या जो इनको चीज़ें थी, तो जो पीजेंट्स हैं वो इनकी से फ्री में वर्क करते थे, उनके घर पे काम करते थे, उनके खेतों पे काम करते थे, ज़रूरत पड़े तो उनके लिए सड़कें बनाते थे, उनके लिए फ्री में आर्मी में काम करते थे। अगेन जो चर्च है वो भी जो है टैक्स वसूल सकता था। चर्च के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उसके बाद भी वो एक टैक्स वसूलता था, टाइथ, ठीक है। जो टाइथ है वो लगभग 1/10 हिस्सा था। जितना ही प्रोडक्शन है उसका 10वां हिस्सा चर्च टैक्स वसूलता था। किन से? पीजेंट से। इसी तरह से जो नोबेलिटी थी वो एक टैक्स वसूलती थी, टैली। ये एक नंबर का क्वेश्चन में आता है, व्हाट आर टाइथ्स एंड टैली। तो टैली कौन वसूल रहा है? नोबेलिटी, ठीक है, ये नोबेलिटी। और टाइथ कौन वसूल रहा है? तो ये चर्च, ठीक, चर्च या क्लर्जी। तो ये 2 तरह के टैक्सेस थे जो कि लोगों को पे करने थे। इसके बाद जो है कई सारे और भी टैक्सेस थे, जैसे अगर आप नमक यूज़ कर रहे हो तो उस पर टैक्स देना, टोबैको यूज़ कर रहे हो उस पर टैक्स देना। ऐसे ऊट पटांग सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स थे। आपके पास जानवर हैं तो उस पर टैक्स देंगे, आप अगर आटा पिसवाने जा रहे हैं तो उस पर टैक्स, गेहूँ पिसवाने जा रहे हैं तो उस पर टैक्स देंगे। तो इस तरह की ऊट पटांग चीज़ों पर खूब सारा टैक्स लगा के रखा था। इसी कारण एक कार्टून पिक्चर है जो इस पूरे सीन को बहुत ज़बरदस्त जो है दिखाता है कि यहाँ पर एक जो है लॉर्ड है, जमींदार है, जो कि जो है बैठा हुआ है। पिक्चर को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये जो है यहाँ बैठा हुआ है और एक किसान आ रहा है जो अपने साथ जो है कुछ अनाज, कुछ फल सब्जी, कुछ मीट लेकर के आया है। और फ्रेंच में कुछ टैक्स लिखा है कि जो पुअर किसान है वो जो है ज़मींदार के लिए ग्रेन्स, फ्रूट, सलाद, मनी सब कुछ लेकर के आता है, लेकिन जो मोटा लॉर्ड है वो उसकी ओर एक बार एक झलक देखता भी नहीं है कि जो है उस पर, मतलब होता है ना कि कोई कुछ आपके लिए गिफ्ट लेके आए तो एटलीस्ट आप एक स्माइल तो करते हो, थैंक यू तो बोलते हो। ये उसकी ओर देखने तक नहीं जाता कि एक स्माइल दे दे कि चलो अच्छा काम किया, ठीक है। उसने कहा ये नोबल मैन एक स्पाइडर की तरह है। आप देखोगे कि ये जो है स्पाइडर क्या करती है, एक जाला बुनती है जिसमें जो है कीड़े फंस जाते हैं। जस्ट ऊपर इसने एक सिंबल दिखाया है कि एक मकड़ा है जिसने जाल बनाया जिसमें जो है एक फ्लाई फंसी हुई है। तो ये दिखाने की कोशिश थी कि जो लॉर्ड है ये जो है स्पाइडर है और जो किसान है वो एक फ्लाई है, एक कीड़े की तरह जो इसके जाल में फंसी हुई है और चाह करके भी इससे निकल नहीं सकती। द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स, कि जो लॉर्ड्स हैं, जो जमींदार लोग थे, उसको राक्षस कहा कि इन लोगों के पास जितना ज़्यादा होता है ये उतना ही ज़्यादा जो है और ज़्यादा लूटने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। पॉपुलेशन फ्रांस की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1715 में या 23 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 करोड़, तो 2 करोड़ 30 लाख थी, जो कि 1789 तक आते आते 2 करोड़ 80 लाख हो गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनाज की डिमांड आएगी, लेकिन प्रोडक्शन तो उस तरह से बढ़ नहीं रहा था। तो ऐसे केस में हर जगह जो है प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। बहुत सारे वर्कर्स जो है वो शहर में आ गए, चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है और हर जगह फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई है। अब शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती थी, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। अमीर गरीब के बीच जो गैप था बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और इसके कारण जो सोसाइटी में एक दंगे फसाद की कंडीशन हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, किसानों का जो भी प्रोडक्शन है मेजर हिस्सा एज ए टैक्स जमींदार लोग ले रहे हैं। जमींदारों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैंड थी, ठीक है। जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स आ रहे हैं उनका भी खूब सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। इसी बीच कुछ और सीन होता है जो एक बड़े शानदार ग्राफ से जो है दिखाया गया। अगर सोसाइटी में फसल ख़राब होती है
ठीक है। अगर फसल ख़राब होगी तो क्या सीन होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसी बॉक्स में भरना है। फसल अगर ख़राब होती है तो इमीडिएट स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन होगी, अनाज की कमी हो जाएगी। जैसे ही अनाज की कमी होगी तो फूड प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही फूड प्राइसेस बढ़ेंगे हर जगह दंगे भड़कने शुरू होंगे, ठीक है। अब एक मिनट हो गया, फूड प्राइसेस बढ़े तो जो गरीब लोग हैं वो अनाज खरीद नहीं पाएंगे। अब जब अनाज खरीद नहीं पाएंगे तो दो सीन हो सकता है, एक या तो दंगे भड़केंगे, ठीक है, या फिर जो है जो गरीब लोग हैं उनकी बॉडी कमज़ोर होगी। दंगे भड़केंगे तो भी जो है लोगों की डेथ होगी, ठीक है, और अगर उनकी बॉडी कमज़ोर होगी तो उससे उनकी बीमारी होगी और बीमारी के कारण भी अल्टीमेटली डेथ होगी। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा सिस्टम बन गया था जिससे कि जो गरीब लोग थे वो लगातार सफ़र कर रहे थे और उनकी लाइफ और ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एंड ऑफ प्रिविलेज, ये तो हो गई गरीब और वीकर सेक्शन की कहानी जिसमें पीजेंट्स और वर्कर्स थे। इसी टाइम एक नया क्लास बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब क्या, वो क्लास जो कि जो है एलीट नहीं है, नोबैलिटी और क्लर्जी नहीं है, एट द सेम टाइम वो किसान और मज़दूर जैसी कंडीशन में भी नहीं है। तो हो क्या रहा था क्या कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे जो है नई फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड शुरू हो गए और इसके कारण कुछ लोगों ने खूब पैसे बनाए। ये बेसिकली बिजनेस क्लास था, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब बिजनेस बढ़ा तो एजुकेशन बढ़ी, लॉ की डिमांड बढ़ी, डॉक्टर्स और दूसरी फिर जो है सर्विसेज की डिमांड बढ़ी। इसके कारण एक ऐसा क्लास बना जिसके पास जो है पैसा था, ठीक है, नॉलेज थी, ठीक, और जो है इकोनॉमिक कंडीशन इनकी बहुत अच्छी थी। तो जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, लेकिन समस्या क्या थी, अच्छा ये लोग जो है राजा को और जो जमींदार लोग थे उनको बहुत ज़्यादा लोन देते थे क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था, लेकिन ये चाहते थे कि हमको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। पैसे तो आ गए, लेकिन सोसाइटी में क्या था कि जो प्रिविलेज मिलते थे वो बाई बर्थ मिलते थे। क्लर्जी लोग वो हमेशा इन बिजनेसमैन या पढ़े लिखे लोगों की इंसल्ट करते थे। उनका कहना ये था कि तुम हाई क्लास के नहीं हो इसलिए तुमको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, तुमको ज़िम्मेदारी नहीं मिलेगी, तुमको जो है टॉप लेवल डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। तो इस बात से ये लोग बड़े नाराज़ रहते थे कि साहब ये जमींदार लोग जो हमसे बार बार लोन मांगने आते हैं, ये राजा हमारे कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है, और जब हम ये कहते हैं कि हमको स्पेशल फैसिलिटी दो, हमको लैंडलॉर्ड जैसा प्रिविलेज दो, तो ये लोग हमको मना कर देते हैं। तो ये लोग चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें फ्रीडम हो कि हर कोई जिसके पास पैसा हो वो अपने हिसाब से जो है लैंडलॉर्डशिप खरीद सके, अपने हिसाब से अच्छी फैसिलिटी जो है गेन कर सके, जस्ट कि उनके पास पैसा हो। इसी टाइम कुछ और फिलोसफर आते हैं जिन्होंने इनके पक्ष में बात उठाई। स्पेशली आप जो है फ्रांस को देखोगे तो काफ़ी पढ़ा लिखा क्लास है जहाँ पर नॉलेज लिटरेचर की खूब सारी बातें होती है, और यही वजह थी कि जो कंडीशन फ्रांस की थी ये कंडीशन जो है यूरोप में कई कंट्री की थी, बट रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ उसकी वजह कहीं ना कहीं ये थिंकर्स लोग थे। कौन कौन से थिंकर थे, उनके क्या क्या आइडियाज़ थे, उस पर आते हैं। पहले साहब थे जॉन लॉक। आप नाम देखोगे लौकी लग रहा है, LOCKE, लेकिन लॉक पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी बुक है टू ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो है इनके आइडियाज़ में क्या क्या बातें थी ये सब स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि जो है ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इजी हो जाएगी। तो राइटर का नाम क्या है, तो जॉन लॉक, बुक के नाम है टू ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इनका कहना क्या था, पुराने दौर में जो राजा लोग थे वो ये कहते थे कि हमको जो पावर मिली है वो एक सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, हम जो है भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। और अगर जो है इवन कि वो यहाँ तक कहते थे, इंग्लैंड का एक राजा था वो तो यहाँ तक कहता था कि अगर आपके इलाके में राजा बुरा है, इट डज़ंट मीन कि जो है राजा के अंदर बुरी आदतें हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, तो इसलिए भगवान ने जो है राजा को भेजा है जनता के पापों का दंड देने के लिए। इस हद तक राजा वाले के सपोर्टर लोग कहते थे। जॉन लॉक ने बात को अलग से कहा कि राजा लोग भगवान ने नहीं भेजा। का एंशिएंट टाइम में, ये ध्यान से सुनना, ये समझने की बात है, अगर आपने आर्ट्स लिया तो ये बहुत काम आएगा। जॉन लॉक ने कहा कि एंशिएंट टाइम में क्या था कि सोसाइटी में कोई राजा नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता था, हर जगह दंगे फसाद की कंडीशन होती थी,
ठीक है, लोग आपस में झगड़ा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सोसाइटी के सारे लोग जो है एक जगह मिल कर के बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि साहब इस रोज़ रोज़ के झगड़े से बचने का तरीका ये है कि हम एक आदमी को राजा अपॉइंट करेंगे, अपने में से ही एक आदमी को हम जो है राजा अपॉइंट करेंगे। ठीक है, वो राजा ये डिसाइड करेगा कि हमारे सोसाइटी में हर जगह शांति व्यवस्था हो, ठीक है, सारे लोग अच्छे से रहें और कोई गड़बड़ी ना करे। अब सवाल ये आता है वो ये काम क्यों करेगा? उसके बदले में हम उसको टैक्स देंगे या जो है जो कुछ खाने पीने की चीज़ें देंगे। तो जॉन लॉक का कहना था कि इस तरह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति होती है और राजा जो है इसी कॉन्ट्रैक्ट की देन है। इट मीन्स कि राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और अगर राजा अपनी मनमानी कर रहा है तो जनता जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है और राजा को अपनी पोस्ट से हटा सकती है। पुराने लोग क्या कहते थे कि राजा को भगवान ने भेजा है, इसलिए राजा कितना भी गलत करे आप राजा को नहीं हटा सकते क्योंकि वो भगवान का दूत है। लॉक क्या कह रहे हैं कि जो राजा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पैदा हुआ है और अगर राजा गलती करता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं और राजा को हटा सकते हैं। तो ये सब आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड बना रहे हैं। दूसरे साहब थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कहा कि ये एक्चुअली जो है ब्रिटेन घूम के आए थे और उनका कहना ये था कि ब्रिटेन में 3 ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी जो है जजमेंट देती है। कहा कि वहाँ पर पावर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इस कारण सभी जो है बॉडी जो है अपना काम अलग अलग करती हैं और किसी के काम में क्लैश नहीं होता और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलता है। कहा कि फ्रांस की गलती ये है कि राजा जो है खुद कानून भी बनाता है, खुद ही इम्प्लीमेंट भी करता है, खुद ही जजमेंट भी देता है। इस कारण फ्रांस में मिसमैनेजमेंट है, इसलिए जो है अब फ्रांस का सिस्टम चेंज होना चाहिए। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की बुक क्या है? स्पिरिट ऑफ लॉ, जॉन लॉक की 2 ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, आप बुक में आपका गवर्नमेंट दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल नाम जो है सिविल गवर्नमेंट है। एक और साहब थे रूसो। सबसे ज़बरदस्त जो नाम आता है जीन जैकस रूसो का, सबसे शानदार आदमी यही था और गजब का बंदा था। इनकी ये जो है बड़ी रोमांटिक थिंकर थे। रोमांटिक मतलब वो लव स्टोरी नहीं कि जो है क्या क्या जो फिल्मों में आप देखते हो, रोमांस का मतलब सिर्फ वही नहीं होता। रोमांस का मतलब होता है इमोशनल थिंकिंग। ठीक है, जो आपको अपनी भावनाओं में बहा के ले जाए। लव स्टोरी को रोमांटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम लव स्टोरी सुनने लगते हैं तो हम भी उसकी मोहब्बत भरी दुनिया में डूब जाते हैं कि हाँ साहब हमारी भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा जो इस तरह की फीलिंग लिए बैठे होगा। ठीक है, इसीलिए रोमांटिसिज्म। ठीक है, रूसो की जो बुक है उसका नाम ही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो क्या कहते हैं? रूसो ने भी स्टार्टिंग बात वही की कि जो गवर्नमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बनी है, और उससे आगे जो है एक और बात कहते हैं, उन्होंने कैसे लिखा था जिसमें ये कहा कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है दुनिया और ज़्यादा बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि जो है कि एंशिएंट टाइम में जो इंसान था वो बड़ा सभ्य आदमी था। कहा कि एक छोटा बच्चा जैसे मासूम होता है उसके अंदर अच्छाई बुराई जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो हमारे से झूठ बोलना सीखता है, हमारे से बेईमानी सीखता है। कहा समाज में जितनी भी बुराइयां हैं ये इस मॉडर्नाइजेशन के ही देन है। कहा कि अगर हम इस मॉडर्नाइजेशन को ख़त्म कर दें तो सोसाइटी जो है ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा, ये एक बड़ी शानदार सी उसकी कल्पना थी कि हमको जो है इस पूरे सोसाइटी सिस्टम को एक ध्वस्त कर देना है। कहा कि मॉडर्न जो है फ्रांस में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं और इन सबको ठीक करने का एक ही तरीका है कि इस पूरे सिस्टम को ही क्रैश कर दो। कहा कि राजशाही में गड़बड़ है, सोसाइटी में गड़बड़ है, हर जगह जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो हमें इस पूरे सिस्टम को ही डिमोलिश कर देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि सारे लोग जो है नए सिरे से शुरुआत करेंगे और फिर चीज़ें बहुत अच्छी होगी। कहने में बहुत आसान लगता है कि साहब पुराना सिस्टम सब कुछ ध्वस्त कर दो और नया सिस्टम जो है फिर से नए सिरे से बनाओ, पर सोच के देखो आप एक पुराने घर में रह रहे हो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है पूरी बिल्डिंग तोड़ दो और फिर जो है आराम से जो है घर बनाएंगे और फिर घर अच्छे से बनाएंगे। पर सोच के देखो अचानक से आपने बिल्डिंग तोड़ दिया, क्या होगा? आप अचानक से सड़क पे आ जाओगे और नया घर एक दिन में तो बनेगा नहीं, उसको बनने में जो है कम से कम 4-6 महीने लगें। 4-6 महीने तो आपको सड़क पे रहना पड़ेगा ना, और 6 महीने अगर सड़क पे रहना पड़ गया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपकी प्राइवेसी की प्रॉब्लम होगी, आपका सामान चोरी होगा, बारिश में भीगोगे, धूप में पड़ोगे, खाना गंदा होगा, और भी जो है सड़क पर कोई गाड़ी आपको एक्सीडेंट कर देगी। तो रूसो की बातें जो है इसने लोगों को ज़बरदस्त इंस्पायर किया। लोगों को लगने लगा हाँ इस आदमी की बात में दम है और हमें जो है जो फ्रांस का सिस्टम वाकई सड़ गया है और
हमें जो है इस सिस्टम को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है कि इस पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया जाए, और हमें जो है इस सिस्टम को ध्वस्त करके नए सिरे से फ्रांस को क्रिएट करना है। रूसों जैसा होता है ना, कुछ लोगों की लैंग्वेज जो है बड़ी कमाल होती है। वो जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग जो है उनकी बातों में खो जाते हैं और अपना जो है कॉमन सेंस गायब कर देते हैं। जैसे आप मोदी जी की पुरानी स्पीचेस सुनो, लोग जो है मतलब उनकी बातों में इतना जोश आता था कि लोगों को लगता नहीं यार वो जो कह रहा है सब सही सही कह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऑरेटर्स होते हैं, हिटलर की बस साथ भी ऐसा ही था। हिटलर की भी स्पीचें जो थी वो लोगों में एक जादू सा करती थी। कुछ यही कहानी जो है रूसों के आइडियाज़ ने भी किया, और लोग जो है पागल हो गए और उनको लगने लगा कि हाँ, फ्रांस की राजशाही में गड़बड़ है और हमें इन तीनों सिस्टम को ध्वस्त ही करना है। तो इन सब आइडियाज़ के असर ये होता है कि धीरे धीरे लोग जो है वो फ्रेंच सिस्टम के ख़िलाफ़ होने लगते हैं और रेवोल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं। तो 3 बड़े थिंकर हो गए, तीनों की किताबों का नाम दे दिया। एक बार ज़रूरत हो तो फिर से जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अकाउंट्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस इन ओल्ड रिजाइम, पुराने सिस्टम में लोगों की लाइफ कैसी थी। तो एक साहब हैं बेसिकली जो है जॉर्ज डेंटन, उसने बताया कि साहब कि मैंने जो है प्लेसिस के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की। उस समय तक जो है मेरी रिस्पेक्ट ठीक ठाक ही थी। बोला पढ़ाई ख़त्म हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे लिए कोर्ट में एक जॉब ले पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास कोई अप्रोच नहीं था। कहा कि मैं आर्मी में जॉब लेना चाहता था, लेकिन मैं बाई बर्थ एक नोबल नहीं था, ना ही जो है मुझे कोई संरक्षण देने वाला था जो मुझे जॉब दिला पाए। चर्च ने भी मुझे कोई जॉब नहीं दी, इवन कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रिश्वत दे करके कोई पोस्ट खरीद सकूं। याद रखिए उनके यहाँ भी रिश्वतखोरी चलती थी। कि मेरे दोस्त जो है मुझसे मिला और उसने कहा कि देखो मित्र, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हम कितना भी जो है पढ़ाई कर लें, कितनी भी अच्छी क्वालिटी गेन कर लें, अगर हम एलीट नहीं हैं तो हमको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये रेवोल्यूशन से पहले की कहानी है, ठीक है, जब लोअर कास्ट के लोग क्या फील कर रहे हैं। इसी तरह से एक इंग्लिश ऑथर थे, ऑथर यंग, सॉरी इंग्लिश में ब्रिटिश थे, ऑथर यंग, या फ्रांस में घूमते हैं जब रेवोल्यूशन हो रहा है। तो उसने जमींदारों की कंडीशन बताई। उसने कहा कि वो बड़े बड़े लोग जो कि जो है स्लेव से, जो दासों से सेवा करवाते थे, आज जो है उनके स्लेव उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ तक पे खतरा हो गया है, और जो है उनको नहीं पता कि जो है उनके साथ एक कॉमन आदमी की तरह भी ट्रीट नहीं हो रहा। उनके साथ हालत ये हो गई है कि जो जमींदार हैं वो कुछ चारों ओर दंगे भड़के पड़े हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहे। इवन कि उनकी बेटी जब किडनैप हो जाए तब भी उनको कुछ नहीं बोलना, या फिर उनके बच्चों के ओट सिल दिए जाएं तब भी उनको कुछ नहीं बोलना। तो 2 अलग अलग सीन हैं कि पुराने टाइम में कॉमन लोग जो है झेल रहे थे, और जब दंगे भड़कने शुरू होते हैं तो जमींदारों की हालत ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि जो है ऑथर यंग है, ये एक एलिट क्लास है, एलिट क्लास के थे, तो इनको एलिट की प्रॉब्लम दिख रही थी। और जो पहले इंसान थे जॉर्जेस की डेंटन, इनको ये जो कॉमन क्लास के थे तो इनको कॉमन लोगों की प्रॉब्लम दिखती है। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।